हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट मेंटल हेल्थ नर्सिंग वॉल्यूम 2। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूनिट 3 पार्ट 2, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे ईटिंग डिसऑर्डर को। ईटिंग डिसऑर्डर आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके टाइप्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे रिगार्डिंग आपका कोई भी डाउट हो सो प्लीज़ सबमिशन करिएगा कमेंट बॉक्स में। थैंक यू। स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे ईटिंग डिसऑर्डर। ईटिंग डिसऑर्डर क्या है? ये भी एक आपका ईटिंग बिहेवियर डिसऑर्डर है, जिसमें माल अडेप्टिव और अनहेल्दी एफर्ट्स रखे जाएंगे पर्सन्स, जिससे कि वो कंट्रोल कर सके अपने बॉडी वेट को। और इसमें देखा जाता है कि मेजर लॉन्ग टर्म चेंजेस आते हैं ईटिंग पैटर्न में, जिससे कि उनको बहुत ज़्यादा लाइफ थ्रेटनिंग इलनेस भी हो सकती है, लाइक फिजिकल, साइकोलॉजिकल, सोशल प्रॉब्लम्स। साथ ही साथ उनको बहुत ज़्यादा ये सब क्यों करते हैं? क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा ट्रबलिंग होती है उनके थॉट्स और उनके इमोशंस में। कुल मिला के वो उस बिहेवियर को ठीक नहीं कर पाते, जिसकी वजह से वो माल अडेप्टिव बिहेवियर और अनहेल्दी एफर्ट्स रखते हैं, जिससे कि उनका वेट कम हो सके। और इसके करेक्टरिस्टिक्स में आप देखोगे कि उनकी इरेगुलर ईटिंग हैबिट होती है, एक्सट्रीम डिस्ट्रेस होता है अबाउट बॉडी वेट। वो अपनी ईटिंग हैबिट को एकदम बदल देते हैं और बेकार कर लेते हैं। साथ में उनको ये टेंशन बहुत ज़्यादा रहता है कि मेरा वेट गेन हो रहा है, मेरा वेट गेन हो रहा है, जिसकी वजह से वो डाइट में बहुत ज़्यादा कट करते हैं। इसके बहुत सारे टाइप्स हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट आपके दो टाइप्स हैं। पहला एनोरेक्सिया नर्वोसा, दूसरा बुलिमिया नर्वोसा। अगर मैं बात करूँ एनोरेक्सिया नर्वोसा की, तो एनोरेक्सिया नर्वोसा क्या है? तो एनोरेक्सिया नर्वोसा में जो भी पेशेंट्स होते हैं, वो उनको इंटेंस फियर होता है कि मेरा वेट गेन हो जाएगा, इसीलिए वो रिफ्यूज़ करते हैं फूड को। कभी भी आए तो यही याद रखना है, एनोरेक्सिया नर्वोसा में वो खाने को ही रिफ्यूज़ करते हैं, वो रिस्ट्रिक्ट या फिर रिफ्यूज़ करते हैं, जिससे कि उनकी बॉडी में कैलोरी इनटेक ना हो, जो भी वो खाना खा रहे हैं, और उनका जो वेट है वो मेंटेन रहे, उनका वेट लूज़ रहे, और वो अपने फिज़िकल कंडीशन में कैसे रहें, मेंटेन रहें। और ये कॉमनली किस में देखने को मिलता है? तो ये कॉमनली फीमेल में देखने को मिलता है। और एज ग्रुप कितनी है? तो एज ग्रुप 15 to 19 एज में कॉमनली ये देखने को मिलता है। एक चीज़ है जो मैं हम लोगों से मिस हो गई है, दैट इज़ प्रेवलेंस और क्लासिफिकेशन। अगर मैं बात करूँ प्रेवलेंस और इंसिडेंस की, तो इसमें आपके अप्रॉक्स में यंग वुमेन एनोरेक्सिया से कितनी सफ़र करे, तो वो आपकी है 0.4%, और बुलिमिया से, तो वो बुलिमिया से आपके 1.3%। और अगर मैं बात करूँ इसके क्लासिफिकेशन की, तो F50 से आपको F59 तक जितना भी आप क्लासिफिकेशन पढ़ोगे, वो क्लासिफिकेशन आपका ईटिंग डिसऑर्डर में आता है। फिर अब हम बात करते हैं एनोरेक्सिया नर्वोसा के एटियोलॉजी की। तो सबसे पहला इसमें आता है सोशल कॉज। हो सकता है आपका ऐसा प्रोफेशन लिया है आपने, लाइक एक्टर मॉडल, जिसमें आपको वेट लॉस करना है। दूसरा है पॉवर्टी, आप इतना आपके पास पैसे नहीं है जिसमें आप अपने वेट को मेंटेन कर सको। दूसरा है एयर हॉस्टेस, उसमें भी आपको वेट लॉस का बहुत रहता है। या फिर जिमनास्टिक, आप एथलीट हो, जिम कर रहे हो, जिसकी वजह से वेट लॉस मेंटेन कर रहे हो। नेक्स्ट आता है साइकोलॉजिकल। साइकोलॉजिकल, अगर मान लीजिए आपको स्ट्रेस है, स्ट्रेस की वजह से, या फिर पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, या फिर ओसीडी है, जिसकी वजह से आप वेट गेन नहीं करना चाहते हो। नेक्स्ट इसमें आपको क्या रहेगा? तो नेक्स्ट आपका बायोलॉजिकल फैक्टर रहेगा, जिसमें अननोन रहता है कि क्या चीज़ है, लेकिन हायर रिस्क रहता है। इन्वायरमेंटल फैक्टर होते हैं, लाइक पीयर प्रेशर है, यंग गर्ल्स हैं स्पेशली, उनको ज़्यादा रहता है स्किनी होने का, पतला होने का, सक्सेस मिलेगा, वर्थ मिलेगा अगर आप स्लिम रहोगे, तो ये इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में आते हैं। अब इसके क्लिनिकल फीचर्स आपको क्या देखने को मिलेगा? तो क्लिनिकल फीचर्स में आपको देखने को मिलेगा कि जो फीमेल्स है वो डिसऑर्डेड बॉडी इमेज होगी, मतलब कि पेशेंट को लगता है कि वो मोटा हो गया, बट ऐसा नहीं है। पेशेंट को जो फीमेल्स उनको लगता है मैं बहुत मोटी हो गई, मेरा वेट गेन हो रहा है, मेरा वेट गेन हो रहा है, बट ऐसा नहीं होता है, उनका वेट गेन नहीं होता है, वो पतली होती है, बट उनको ऐसा लगता है, जिसको हम लोग कहते हैं डिसऑर्डेड बॉडी इमेज। और क्या आपको देखने को मिलेगा? उनको फियर होगा वेट गेन का, उनको एमोनोरिया होगा। एमोनोरिया का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। उनका वेट लॉस होगा, कंपल्सिव और एक्सेसिव, और रिफ्यूज़ करेंगे वो खाने को। साथ में हाइपोथर्मिया होगा, टेम्परेचर रेगुलेशन सही से नहीं हो पाएगा, ब्रेडिकार्डिया होगा, हाइपोटेंशन होगा, डिप्रेस्ड मूड होगा, इरिटेटेबल रहेंगे, इंसोम्निया होगा। तो ये कुछ क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस हैं जो देखने को मिलेगा एनोरेक्सिया नर्वोसा में।
फिर अगर मैं बात करूँ बुलिमिया नर्वोसा की, तो बुलिमिया नर्वोसा में आपको क्या देखने को मिलेगा, तो बुलिमिया नर्वोसा में बिंज ईटिंग होगी। मतलब कि वो बहुत ही लार्ज अमाउंट ऑफ खाने को खाएंगी थोड़े ही टाइम में, और उसके बाद में वो इंड्यूस करेंगे कि वॉमिटिंग हो जाए, एक्सेसिव कंट्रोल करेंगे जिम से, लेग्जेटिव और पुरगेटिव्स का इस्तेमाल करेंगी। उसको हम लोग कहते हैं बुलिमिया नर्वोसा। अब इसकी क्या एटियोलॉजी है, तो इसकी एटियोलॉजी भी सेम है एनोरेक्सिया नर्वोसा की तरह ही। कोई मेन चीज़ अननोन है, बाकी बाकी सारी चीज़ें हैबिट्स, साइकोलॉजिकल, बायोलॉजिकल फैक्टर्स ही हैं। नेक्स्ट, इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन आपको क्या देखने को मिलेंगे, तो इसमें क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में देखने को मिलेगा बिंज ईटिंग होगा, मतलब एक्सेसिव ईटिंग होगा, बहुत सारी चीज़ एक साथ खाएंगी। दूसरा आपको क्या देखने को मिलेगा, टूथ में स्टेनिंग, मतलब टीथ में स्टेनिंग होगा। ऐसा क्यों होगा, जब वो वॉमिटिंग करेंगे, एक्सेसिव वॉमिटिंग की वजह से दांत में स्टेन आ जाता है, लाइक येलोइश हो जाते हैं, कभी कभी ब्लैकिश हो जाते हैं, उस तरीके से। फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट बॉडी में इम्बैलेंस रहेगा। डिसऑर्डर्ड बॉडी इमेज रहेगी, मतलब उनको लगेगा कि वो मोटी हो गई हैं, उनका वेट लॉस करना है, बट ऐसा नहीं है। नेक्स्ट, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस हो जाएगा। मेटाबॉलिक अल्कलोसिस इसलिए होगा कि वो एक्सेसिव वॉमिटिंग करती हैं। एमेनोरिया होगा, जिसमें उनको एब्सेंस रहेगा मेंस्ट्रुअल साइकिल का, और एब्डोमिनल और एपिगैस्ट्रिक पेन देखने को मिलेगा। और इसमें एक मेन इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको रिजल्ट साइन देखने को मिलेगा। अब ये रिजल्ट साइन क्या होता है, जब मान लो ये एक पेशेंट, मान लो इसने एक्सेसिव ईटिंग करी, मान लो इतना सारा खाना एक साथ सारा खा लिया है। अब खाने के बाद में ये अपनी माउथ में मतलब अपने हाथ से क्या कर रही है कि वॉमिटिंग को इंड्यूस कर रही है, मतलब मैनुअल अटेम्प्ट्स करा रही है, जिससे कि सेल्फ इंड्यूस वॉमिटिंग आ जाए। जब इसको वॉमिटिंग हो रहा है, वॉमिटिंग के बाद जो इसके हाथ होते हैं, जिसपे आपके नकल्स होते हैं, नकल्स पे आपको रैशेस या फिर ये साइन देखने को मिलेगा, जिसपे एब्रेशन और स्कार बन जाता है, मतलब कि ये इस पोर्शन में स्कारिंग देखने को मिलती है। अब इसका मैनेजमेंट क्या है, तो मैनेजमेंट में बिहेवियर इंडिविजुअल साइकोथेरेपी आती हैं, और मैनेजमेंट हम लोग पहले बाद में डिस्कस करते हैं। पहले कैसे आप इसको पहचानोगे, डायग्नोस्टिक एवैल्यूएशन पे जाते हैं। और इसमें एक स्पेसिफिक करंट सिवेरिटी भी दे रखी है, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, एक्सट्रीम पे, बीएमआई के बेसिस पे जो आपकी आती है। अगर मैं बात करूँ डायग्नोस्टिक की, तो आप सबसे पहले हिस्ट्री कलेक्शन करोगे, फिजिकल करोगे, एमएससी करोगे कि भाई उनको और कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, बायोलॉजिकल टेस्ट कराओगे, इमेजिंग टेस्ट कराओगे, हार्मोन टेस्ट कराओगे, और साथ में प्रोफाइल टेस्ट भी कराओगे, एलएफटी केएफटी भी कराओगे। ये सब कराने के बाद में आपको पता चल जाएगा उस पर्सन को एनोरेक्सिया नर्वोसा है या बुलिमिया नर्वस है। आप जब हिस्ट्री कलेक्ट करोगे तभी से आपको क्लियर हो जाएगा। अब मैनेजमेंट क्या है, अगर मैं बात करूँ मैनेजमेंट की, तो आप मैनेजमेंट क्या दोगे एनोरेक्सिया नर्वोसा में, तो एनोरेक्सिया नर्वोसा में आप एंटी साइकोटिक, एंटी डिप्रेसेंट, एंजियोलिटिक, मूड स्टेबलाइजर ड्रग को दोगे। साथ में आप थेरेपी क्या दोगे, तो थेरेपी में इंडिविजुअल थेरेपी, कॉग्निटिव थेरेपी, बिहेवियर थेरेपी, ये दोनों कॉमन है। लेकिन अगर आपसे कहे कि कोई एपेटाइट रिलेटेड ड्रग बताओ एनोरेक्सिया नर्वोसा में, तो आप बताओगे साइप्रोहेप्टाडीन। इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखना, क्योंकि ये ड्रग इम्पॉर्टेंट है। अगर कोई आपसे कहे कि एपेटाइट रिलेटेड ड्रग क्या रहेगी, तो आप उसमें बताओगे एनोरेक्सिया नर्वोसा में ही आपकी ड्रग रहती है हेप्टाडीन। बाकी आप कौन सी ड्रग दोगे, तो आप एंटी साइकोटिक ड्रग दोगे, एंटी डिप्रेसेंट दोगे, मूड स्टेबलाइजर दोगे, एंजियोलिटिक ड्रग दोगे। ये सारी ड्रग आपकी कॉमन रहेगी दोनों में। लेकिन एनोरेक्सिया नर्वोसा में आपकी ये ड्रग रहेगी, और बुलिमिया नर्वोसा में आपकी रहेगी टोपिरामेट। ये आप दोगे बुलिमिया नर्वोसा में, टोपिरामेट। ये आपकी एपेटाइट रिलेटेड ड्रग है। और अगर बात करी जाए आपके बुलिमिया नर्वोसा में आप क्या मैनेजमेंट करोगे, तो आप एंटी डिप्रेसेंट और लिमिट ईटिंग फूड को करोगे, क्योंकि इसमें बिंज ईटिंग है। मेंटेन करोगे इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को, और बिहेवियर और इंडिविजुअल थेरेपी, ग्रुप थेरेपी प्रोवाइड करोगे। एनोरेक्सिया नर्वोसा, बुलिमिया नर्वोसा में कुछ बेसिक से डिफरेंस है। एनोरेक्सिया नर्वोसा में वो खाने को ही रिफ्यूज़ करती, खाना नहीं खाती। बुलिमिया नर्वोसा में वो बिंज ईटिंग, बल्क ईटिंग करती हैं। एनोरेक्सिया नर्वोसा में उनको ये फील होता है कि मैं ओबेस हो गया, मुझे वेट लॉस करना है। यही फीलिंग बुलिमिया नर्वोसा में देखने को मिलती है। जो एनोरेक्सिया नर्वोसा उसमें पर्जिंग बिहेवियर होता है, और बुलिमिया नर्वोसा में
पर्जिंग बिहेवियर तो रहता है, लेकिन इसमें लेग्जेटिव पुरिकेटिव्स और सेल्फ इंड्यूस वॉमिटिंग भी करते हैं, जिसकी वजह से वो वेट लॉस कर सकें। और इसमें आप ड्रग अलग अलग बता दोगे, मैनेजमेंट और थेरेपीज़ बता दोगे। इसी के साथ आपका ईटिंग डिसऑर्डर कंप्लीट हो गया। सिंपल सा है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। आप ऑलरेडी इसको पढ़ चुके हो चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग में भी। अगर आपको समझ में आएगा तो आपको लिए बहुत ईजी। अगर इसमें कोई भी डाउट आ रहा है तो प्लीज़ आप मेंशन करिएगा कमेंट बॉक्स में। वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। इससे रिगार्डिंग आपका कोई भी डाउट हो सो प्लीज़ अपने डाउट्स को क्लियर कर लीजिएगा अपने यूनिवर्सिटी एग्जाम से पहले। वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।